नमस्कार, मैं हूं रमन मंगाई और हम इंडिया के लोगों में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे दिल्ली के लोगों की, बात करेंगे लखनऊ और फिरोजपुर के लोगों की, बात करेंगे कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद भी चुनावी रैलियों पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। हम इंडिया के लोग में आपको दिखाएंगे कि आज फिरोजपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए कौन कसूरवार है। पीएम मोदी 20 मिनट तक हाईवे पर फंसे रहे और पंजाब की चन्नी सरकार ने फोन तक नहीं उठाया। आखिरकार इस लापरवाही पर सियासत क्यों हो रही है। हम इंडिया के लोग में ऐसी हर खबर जो आपकी हमारी जिंदगी से जुड़ी है, आपके हमारे हक हकूक से जुड़ी हुई है, उस पर बात होगी। तो अगले 60 मिनट आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आम लोगों की खबर आम लोगों के नजरिए से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। चर्चित बुली ऐप मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 उत्तराखंड से और 1 बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी छात्र हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड से गिरफ्तार लड़की श्वेता सिंह मास्टरमाइंड बताई जा रही है। इस ऐप के जरिए एक खास समुदाय की महिलाओं को बुली ऐप पर बोली लगाई जा रही थी उनकी। अब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि इस गिरोह के तार कहां से जुड़े हुए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चर्चित बुलीबाई ऐप मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने उत्तराखंड से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गिरफ्तारी बेंगलुरु और 2 उत्तराखंड से हुई। उत्तराखंड से 2 गिरफ्तारी होने के बाद मुंबई पुलिस अभी भी राज्य में डेरा डाले हुए है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस मुंबई पुलिस से जानकारी जुटा रही है। खास बात यह है कि अभी तक गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी स्टूडेंट हैं। मंगलवार को मुंबई की साइबर पुलिस ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से श्वेता सिंह नाम की एक युवती को गिरफ्तार किया। वहीं देर रात कोटद्वार से मयंक रावत नाम के एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 गिरफ्तारी होने से उत्तराखंड पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड एसटीएफ भी सक्रिय हो गई है। एसटीएफ अपने स्तर से जानकारियां जुटा रही है। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही इस तरह के ऐप पर भी नजर रखी जा रही है। एसटीएफ के अंतर्गत साइबर थानों की पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। उत्तराखंड से गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी छात्र हैं। रुद्रपुर से गिरफ्तार श्वेता सिंह 12वीं पास है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। वहीं कोटद्वार से गिरफ्तार मयंक दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त युवक ने अपने ट्विटर अकाउंट से बुली ऐप से संबंधित पोस्ट किया था। श्वेता ट्विटर पर 3 अकाउंट चला रही थी। फिलहाल एक ही अकाउंट के बारे में जानकारी मिल पाई है। ट्विटर के जरिए उसने एक खास समुदाय की महिलाओं की बुली ऐप पर बोली लगवाई। सिर्फ 18 साल की इस लड़की को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच की भनक लगते ही इस गैंग के कई सदस्यों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए थे, लेकिन रुद्रपुर में आदर्श कॉलोनी की रहने वाली आरोपी 18 वर्षीय श्वेता सिंह का मोबाइल ऑन था। इसके आधार पर मुंबई पुलिस ने सर्विलांस से उसे गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि बुली ऐप से नेपाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु के अलावा कई प्रदेशों के शिक्षित युवा जुड़े थे। पुलिस अब इनकी भी तलाश कर रही है। इसी मामले में मयंक नाम के तीसरे आरोपी को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस बेंगलुरु के 21 साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट विशाल झा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आप लोगों को मालूम है कि बुल्लीबाई नाम से एक ऐप इंटरनेट पे था, वेबसाइट पे,
उसी नाम से एक ट्विटर हैंडल भी था। इस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रतिष्ठित विशिष्ट समाज की महिलाओं के पिक्चर्स लोड किए गए थे और कुछ ऑब्जेक्शनेबल मैसेजेस उसके साथ में दिए गए थे। इसकी कंप्लेंट हमारे पास में 2 जनवरी को आने के बाद में तुरंत हमने एफआईआर दाखिल किया और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। पुलिस को पता चला है पिछले साल कोरोना संक्रमण की वजह से श्वेता के पिता का निधन हो गया था। इससे कुछ महीने पहले ही कैंसर से उसकी मां की मौत हुई। श्वेता ने जाट खालसा 07 नाम से फेक ट्विटर हैंडल शुरू किया था। इस हैंडल का इस्तेमाल नफरत भरे पोस्ट और आपत्तिजनक फोटो और कमेंट अपलोड करने के लिए किया जा रहा था। उनसे जुड़े लोग भी इसी विचारधारा को मानते थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्वेता नेपाल में बैठे अपने एक फ्रेंड के इशारे पर काम कर रही थी। इसका नाम गियोऊ बताया जा रहा है। पुलिस इसकी भूमिका को लेकर नेपाल पुलिस के संपर्क में है। श्वेता ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदला था। उसने 1 जनवरी को बुली ऐप के जरिए महिलाओं की बोली लगवाई थी। इसके अलावा कुछ अन्य लोगों के भी इस पूरे खेल में शामिल होने की बात सामने आ रही है। बुली बाई ऐप और ट्विटर हैंडल, इनके जो 5 फॉलोअर्स थे उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इस टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा, जो 22 साल का युवक है, इंजीनियरिंग के 2nd ईयर का छात्र है, इसे हमने अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन जैसे आगे बढ़ा, उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है और उसका 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड हमें मिला है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। मुंबई पुलिस अब मयंक रावत और श्वेता सिंह से पूछताछ करेगी, जहां दोनों से बुली ऐप से संबंधित और राज उगलवाए जाएंगे। आशंका जताई जा रही है आरोपी श्वेता सिंह ने परिवार को खराब माली हालत से उबारने के लिए शायद यह रास्ता अपनाया हो और बुली बाई ऐप के माध्यम से कम समय में धन कमाने की चाह रखी हो और वह इसमें फंसती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने राज्यों को पाबंदी लगाने पर मजबूर कर दिया है। राजधानी दिल्ली में तो आज 10,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। दिल्ली में पहले ही वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिर भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। वहीं कई राज्यों ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। देश में अब तक 2135 ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। जिस तरह से राज्यों में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम सबको सतर्क रहना होगा और सावधानियां बरतनी होंगी। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही ओमिक्रॉन का कहर भी तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 464 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो देश में तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे। कोरोना दिल्ली में भी, पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से, काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ जुकाम हुआ तुरंत अस्पताल की तरफ जाएँ। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर पांचवी लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले में। जो 28 दिसंबर वाला सप्ताह था वहां पर करीब 1,392 केसेस आए थे, वह अगले हफ्ते बढ़कर 22,008 केसेस यानी कि 15.8 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट की गई है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी देखें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल दुगुना से अधिक केसेस वीक ऑन वीक बेसिस पर वहां पर नोट किए गए हैं। अफ्रीका में भी केसेस में कुछ देशों में वृद्धि नोट की जा रही है। यह विषय हम आप सब लोगों के सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि लगता है कि ओमिक्रॉन के जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से केसेस में, बिकॉज ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, एक केसेस में काफी अधिक संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें कि देश में हमारी आज क्या परिस्थिति है, तो आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और एवरेज डेली केसेस पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 29,925 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और केस पॉजिटिविटी करीब 2.6% पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। यहाँ कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। देश की राजधानी दिल्ली अब लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से सरकार के साथ साथ लोगों को भी चिंताओं को बढ़ा दिया है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगातार जो पेशेंट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंदर तकरीबन 5,500 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हुई है। इसके साथ साथ जो एक्टिव केसों की संख्या है दिल्ली के अंदर चालित होंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50% लोगों को ही अनुमति होगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक होगा। अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टोरेंट में बिना स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,038 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 51 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 5,158 है। अब तक कुल 16,88,058 व्यक्ति उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। विगत 24 घंटे में कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जो हमारी टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है उसमें वृद्धि हुई है और केसेस भी बढ़े हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं के बराबर है। जिनको भी इस समय इन्फेक्शन हो रहा है उनमें बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन देखा जा रहा है। कल प्रदेश में 1,92,430 सैंपल्स की जांच की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है और इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कई नई पाबंदियां जारी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा रात्रिकालीन कर्फ्यू अब 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक होगा। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि जिन जनपदों में एक्टिव केसेस 1,000 से ज्यादा हो जाएं, उन जनपदों में स्पा, जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, ये सारी चीजें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही चलाई जाएंगी। सरकार ने पूरे प्रदेश के जितने भी विद्यालय थे कक्षा 10 तक के, उनको 14 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि जो भी शासकीय, अर्धशासकीय जितने भी इस तरह के संस्थान है वहां पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाए। सरकार ने अपने स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया है कि वो दवाओं का बफर स्टॉक तैयार करें और हर जनपद में जितनी भी एम्बुलेंस हैं उनमें से 10% को कोरोना के पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखा जाए। आने वाले दिनों में
जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, कुछ और नई पाबंदियां भी लागू हो सकती हैं। बिहार में भी कोरोना भयानक तरीके से फैल रहा है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। संक्रमण को देखते हुए बिहार में रात्रि कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए लगाया जा रहा है। इसके अलावा जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी, लेकिन सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। समाज सुधार यात्रा औरंगाबाद हो रही थी तो मुख्यमंत्री उसके लिए चिंतित हुए कोरोना को लेकर, और वो कल वहां से आए, यहाँ बैठक करके बिहार की जनता के लिए निर्णय किया। और जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें जो लोग शामिल होने वाले हैं उनकी RT-PCR जांच के बाद वो आए। 2 उप मुख्यमंत्री पॉजिटिव हो गए, कई मंत्री पॉजिटिव हो गए। कल मेरे बगल में जो सुनील जी बैठे थे औरंगाबाद यात्रा में, समाज सुधार यात्रा में, वो भी पॉजिटिव हो गए। लेकिन मैंने जांच की तो शुक्र है कि मैं निगेटिव हूँ। बैठक में जो निगेटिव मंत्री थे, मतलब जिनकी रिपोर्ट निगेटिव थी, सोच तो पॉजिटिव ही रहती है, वो बैठक में आए थे। जो पॉजिटिव मंत्री हैं वो कई वर्चुअल जुड़े थे, कई लोग पॉजिटिव नहीं भी हैं वो भी कई वर्चुअल जुड़े थे। और कई निर्णय महत्वपूर्ण आज हुए। साल का पहली कैबिनेट थी, लेकिन कोरोना का संकट बहुत बढ़ा हुआ है। वहीं कर्नाटक सरकार ने भी कोविड मामलों पर लगाम लगाने के लिए नए कोविड प्रतिबंध लगाए हैं। बेंगलुरु में 10वीं और 12वीं कक्षा के अलावा 6 जनवरी से 2 हफ्तों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। अगले 2 सप्ताह के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक साप्ताहिक कर्फ्यू होगा। पब, क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। इसके अलावा मुंबई में भी हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को रैपिड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर नियमित RT-PCR करवाना होगा। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 18,000 के आसपास मामले सामने आए हैं, जबकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आए गए हैं। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले सामने पाए जा रहे हैं उसको मद्देनजर में ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार जल्द ही मुंबई और महाराष्ट्र में कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, जिसमें भीड़ वाले इलाकों को कैसे कम किया जाए इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। उसी के साथ साथ 50% कैपेसिटी के साथ कुछ चीज़ों को चलाने की बात कही जा रही है। उसके अलावा 2 दुकानों का समय है वो भी कम किया जा सकता है। कहीं न कहीं जिस तरीके से कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसारकर आगे बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही अगर इसी तरह से मामले नहीं थमे तो और भी कड़े प्रतिबंध वो लगाए जा सकते हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को लेकर नए खतरे के प्रति आगाह किया है। WHO ने कहा है दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले नए और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। यह जितना ज्यादा फैलेगा, आशंका है कि नए वेरिएंट सामने आ जाएं। महामारी के बाद से सिर्फ यूरोप में ही 10 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जाहिर है पाबंदियों के बाद भी जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। देश में एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल धड़ल्ले से चुनावी रैलियां कर रहे हैं। रैली में भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन सियासतदानों को कोरोना की चिंता नहीं है। चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ बड़े खतरे का कारण बन सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बिना मास्क के हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर के मंजर की आहट सुनाई दे रही है।
तो दूसरी तरफ यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और खुलेआम कोरोना को निमंत्रण दिया जा रहा है। कोरोना का खतरा बढ़ा तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगाने का फैसला किया। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत मैराथन रैलियों का आयोजन कर रही थी, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इन तमाम रैलियों को रद्द करने का फैसला लिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्देश द्वारा मैराथन को क्लोज किया गया है, जबकि भारी उत्साह था सभी जिलों में। हजारों की संख्या में लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी के तहत कांग्रेस ने यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि जल्द ही तमाम चुनावी रैलियों को रद्द करने का भी ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी चुनावी मैराथन रैलियों पर ब्रेक लगाया तो बीजेपी भी इस रेस में शामिल हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नोएडा में होने वाली अपनी एक चुनावी रैली को रद्द कर दिया है। निश्चित रूप से कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जिन जगहों पर कोरोना की स्थिति ज़्यादा भयावह हो रही है वहां को लेकर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी इस विषय को लेकर एक व्यापक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। ये रैलियां तो रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने बाकी चुनावी रैलियों को लेकर क्या तय किया है। देश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ बड़े खतरे का कारण बन सकती है। देखा जा रहा है कि चुनावी रैलियों में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। बिना मास्क के हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नई पाबंदियों के ऐलान के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि कोरोना के खतरे को लेकर सरकार क्या सोच रही है। कब चुनाव आयोग कोरोना को लेकर कोई फैसला लेगा? क्या रैलियां स्थगित की जाएंगी? चुनाव की तारीख बढ़ेगी या प्रचार का तरीका बदलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और वहीं अपना दल मेरा गुट की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कोरोना जैसा कुछ रह गया है। कोरोना बस अब चुनावी जुमला बन के रह गया है। जहां जहां चुनाव आता है वहां पर कोरोना का फैक्टर उठा दिया जाता है। उसी के नाम पर नाइट लॉकडाउन, कभी डे लॉकडाउन, कुछ न कुछ कर दिया जाता है। सुनिए पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोरोना जैसा कुछ रह गया है। ये चुनावी जुमला बन के रह गया है। जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ ये कोरोना का फैक्टर उठा दिया जाता है और उसी के नाम पे कभी नाइट लॉकडाउन, कभी डे लॉकडाउन, कुछ ना कुछ कर दिया जाता है। तो देखिए, बेहद कमाल के हमारे नेता हैं और बेहद कमाल की कई बार ये बातें कर जाते हैं। हम इंडिया के लोग पर आपसे जुड़ी, हमसे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं अभी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम इंडिया के लोग में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। हुसैनीवाला शहीद स्मारक जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर जाम में फंस गया। करीब 20 मिनट तक पीएम यहां फंसे रहे। इसके बाद उनका काफिला वापस लौट गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई इस चूक पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का कसूरवार कौन है? पंजाब के सीएम चन्नी ने पीएम का फोन क्यों नहीं उठाया? क्या देश के पीएम की सुरक्षा अब सियासत देखकर की जाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। प्रदर्शनकारियों ने रोका पीएम मोदी का रास्ता। फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसे रहे पीएम मोदी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के दौरे पर पहुंचे।
जहां सड़क के रास्ते हुसैनीवाला जाते वक्त कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया, जिसके बाद पीएम मोदी का काफिला करीब 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक बताई जा रही है। कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है, और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कहा गया कि सुरक्षा में चूक की वजह से पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा, तो बीजेपी कांग्रेस की चन्नी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की वजह से उनकी रैली को रद्द किया गया। जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए, क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। केंद्र सरकार का इल्जाम बेबुनियाद है और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी पूरी रात भर जो है रिव्यू करते रहे हैं। अचानक मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है। वो रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मतदाताओं के हाथों करारी हार के डर से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का ये बड़ा मामला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी। निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक प्रधानमंत्री जब किसी भी राज्य में दौरा करते हैं तो उन्हें रसद, सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के सड़क मार्ग के दौरे की जानकारी मिलने के बाद भी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी सियासत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की। योगी सरकार लगातार यूपी से संगठित अपराध पर प्रहार कर रही है। बड़े बड़े अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। अपराधियों की कब्जाई जमीन पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। लेकिन आज जौनपुर से जो वीडियो सामने आया उसने यूपी पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया।
बात जौनपुर और पूर्वांचल के बड़े बाहुबली नेता धनंजय सिंह की, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि धनंजय सिंह को यूपी पुलिस तलाश कर रही है। अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस कौन सी दूरबीन लेकर खोज रही है कि धनंजय उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। अपने बाहुबल से सियासत को हाँकने वाला नेता जब क्रिकेट के मैदान पर उतरा तो वीडियो वायरल हो गया। सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठने लगे। सवाल पुलिस के इनामिया रकम पर उठने लगे जो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनंजय सिंह पर रखा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और सांसद रहे धनंजय सिंह को यूपी पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम भी रखा है, लेकिन यूपी पुलिस धनंजय को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, बल्कि धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने बल्ले से यूपी पुलिस के इकबाल को मानो चुनौती दे रहे हैं। धनंजय सिंह के इस वायरल वीडियो पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सवाल योगी सरकार पर भी उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो करियाओं प्रीमियर लीग मारगंज के उद्घाटन समारोह की है, जहां धनंजय सिंह पहुंचे थे। वीडियो वायरल होने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला किया और अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा का काम अपराधी सरेआम। बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना लें और आईपीएल की तरह एक एमबीएल मतलब माफिया भाजपा लीग शुरू कर दें। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही। हो गए पूरे 11। समाजवादी पार्टी के मुखिया जब योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हुए तो समाजवादी पार्टी भी अब मुखर हो गई है। धनंजय सिंह के नाम के आगे सिंह लगाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसलिए ये सवाल ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मैं समझता हूँ सही नहीं है। क्योंकि अगर धनंजय की गिरफ्तारी के सवाल है, धनंजय गिरफ्तार करना होता तो धनंजय सिंह तो खुद मुझे लगता है नैनीताल गए थे, अपना ही वारंट जो है कैंसिल करा के वो जेल चले गए थे। 26 दिन वो जेल में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी वारंट जो है लखनऊ की पुलिस तामील नहीं कर पाती। मैं लखनऊ कमिश्नर का एक बयान मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी लिस्ट बनाई जा रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार संरक्षित माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार है, माफियाओं के साथ खड़ी हुई है, गुंडों के साथ खड़ी हुई सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है और एक धनंजय सिंह की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह का सवाल नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का है, सवाल देश के संविधान का है। आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश में एक हत्या के बाद एक व्यक्ति खुलेआम कैसे घूम सकता है और घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, किसका उसे संरक्षण प्राप्त है, ये सब पूरी दुनिया जानती है। इसलिए मैं समझता हूँ बात धनंजय सिंह की नहीं है, प्रदेश की कानून व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी जब सरकार पर माफिया राज का आरोप मढ़ रही है, तब बीजेपी ने भी अखिलेश राज पर खुलकर मोर्चा खोल दिया। आज ही डीजीपी का बयान है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है, कोई ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कहीं नजर आ रहे हैं और डीजीपी ने ट्वीट करके बताया है कि इस पर निश्चित रूप से हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है सरकार के प्रश्न का उत्तर आ गया है और डीजीपी निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया। गौरतलब है कि धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस तलाश कर रही है। धनंजय सिंह पर हत्या का मामला भी दर्ज है। धनंजय सिंह की पत्नी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शख्स खुलेआम क्रिकेट मैच खेल रहा है उसको जौनपुर की पुलिस कैसे देख नहीं पा रही है, उसे पकड़ नहीं पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और अब बात लखनऊ के लोगों की, बात लखनऊ के विकास की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ के लोगों को सौगात दी। नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने दावा किया कि नए एक्सप्रेसवे के
बनकर तैयार हो जाने के बाद लखनऊ और कानपुर की दूरी घटकर सिर्फ आधा घंटा हो जाएगी। इस दौरान नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। संसद ने मेरे सहयोगी आज विशेष रूप से कानपुर से लखनऊ एक नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, इसके भी कार्य का शुभारंभ हुआ है। मैं कानपुर और लखनऊ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद कानपुर से लखनऊ का डिस्टेंस केवल आधा घंटे का होगा। आधे घंटे में आप आ सकोगे। जैसे ट्विन सिटी होती है, मुंबई और पुणे के बीच में जैसे जिस प्रकार का हुआ, उसी प्रकार का कानपुर और लखनऊ के बीच में यातायात। उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वोटर लिस्ट में 52,80,882 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 23,92,258 पुरुष और 28,86,988 महिलाएं हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम देखा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 1,74,351 पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन बूथ। इस पुनरीक्षण में मतदाता सूची में जेंडर रेशियो में सुधार परिलक्षित हुआ है, जो कि आलेख प्रकाशन के समय 857 था, जो वर्तमान में 868 हो गया है, अर्थात 11 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। इस पुनरीक्षण के दौरान कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इनमें 23,92,258 पुरुष, 28,86,988 महिला एवं 1,636 थर्ड जेंडर अर्थात तृतीय लिंग के मतदाता हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं के कुल 14,66,470 नाम जोड़े गए हैं, जो कुल जोड़े गए नामों का 27.76% है। निर्वाचक नामावली में वर्तमान में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 19,89,902 है, जिनमें से 10,62,410 पुरुष, 9,26,945 महिला एवं 547 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। और अब बात झारखंड की, झारखंड की सरकार की, बात सिमडेगा के लोगों की, जहां भीड़ ने एक शख्स को पीट कर मार दिया, जिसके बाद सिमडेगा के लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल झारखंड की सरकार पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड की सरकार ने मॉब लिंचिंग पर कानून लेकर आई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने मानो कानून का पालन करने से साफ मना कर दिया। कानून का कोई खौफ ही नहीं है और भीड़ ने एक शख्स की हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग का कानून, फिर युवक की हो गई हत्या। हाल ही में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने वाले झारखंड में एक बार फिर से भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए ऐसी ही घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार को झारखंड के सिमडेगा जिले में ग्रामीणों ने संजू प्रधान नामक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी है। संजू की पहले तो जमकर पिटाई की गई और फिर जिंदा जला दिया गया। घटना सिमडेगा के कोलेबीरा थाना क्षेत्र के बेस राजरा बाजार के करीब की बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को सीएम हेमंत सोरेन ने भी गंभीरता से लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। सिमडेगा के एसपी डॉक्टर शम्स तबरेज के मुताबिक खुदकट्टी जमीन से पेड़ काटने को लेकर युवक की हत्या हुई है। युवक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। दोनों थानों में नक्सली गतिविधि में शामिल होने का मामला दर्ज है और वन विभाग में भी मामला है। एसपी ने बताया कि हत्या हुई है और जांच चल रही है।
जांच के बाद कार्रवाई होगी। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंदर चुआ पंचायत के बेसराजरा गांव में ग्रामीणों ने लकड़ी चोरी के आरोप में गांव में इस घटना को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि संजू प्रधान नामक युवक को पहले तो जमकर पीटा गया, बाद में जिंदा जलाकर मार डाला गया है। संजू प्रधान को घर से निकालकर लगभग 200 से 250 ग्रामीणों ने इस घटना को अंजाम दिया है। संजू को पिटता देख उसकी मां और पत्नी सपना देवी गुहार लगाते रहे, लेकिन पिटाई करने वाले ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी। इस घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि सिमडेगा के बेसराजरा गांव में एक युवक की मॉब लिंचिंग और घर वालों के सामने जिंदा जला देने की हृदय विदारक खबर आ रही है। एक तरफ झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर आनन फानन में विधेयक पारित करती है, वहीं धरातल पर ऐसी घटनाएं रोकने में विफल साबित होती है। घटना के बाद अब तक न ही कोई केस दर्ज और न ही किसी की गिरफ्तारी होना प्रशासनिक अकड़मन्यता का जीवंत उदाहरण है। मैं सीएम हेमंत सोरेन जी से इस गंभीर मामले पर उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। जाहिर है कि मॉब लिंचिंग मामले पर भी अब सियासत तेज हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मॉब लिंचिंग की घटनाएं कब रुकेंगी। सिमडेगा प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात कालीचरण महाराज की। महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण महाराज को पुणे की अदालत ने बुधवार को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की इजाजत दी थी। पुणे की अदालत में 6 जनवरी तक उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था। बता दें, कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के आखिरी दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था। नया साल आतंकियों के लिए काल बना हुआ है। सेना लगातार घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ रही है। एक के बाद एक आतंकी मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना ने 5 दिन में 8 आतंकियों को दोजख की राह दिखा दी, जिसमें लश्कर का एक टॉप कमांडर भी मारा गया, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। लेकिन सेना ने ठाना है कि हर आतंकी को मौत के ही घाट उतारना है। नया साल आतंकियों का काल। दहशत के दानवों का विनाश का। नए साल की शुरुआत से ही सेना घाटी में आतंकियों पर मौत बनकर टूटी है। घाटी में आतंकियों को लगातार मौत की घाट उतार रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। कुलगांव पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि टीआरएफ जो लश्कर तैयबा का आउटफिट है, 2 टूरिस्ट छिपे हुए हैं वो के विलेज में। तो आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सारे सिविलियन को घर से निकाल दिया गया और इनकाउंटर में 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया था। दूसरा, कल पुलवामा में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें आज मॉर्निंग में ऑपरेशन खत्म हो गया, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 रेडेड टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट है, 1 लोकल टेररिस्ट है। मारे गए तीनों आतंकी जैश मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। तीनों आतंकियों में से एक आतंकी पाकिस्तान का ही बताया जा रहा है। आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन्स, 1 AK-47 राइफल और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं।
आज रात में ही एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चंदगाम इलाका जो पुलवामा के दक्षिणी कश्मीर के ज़िले में आता है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिक इतला मिली थी कि कुछ मिलिटेंट जो है एक रिहायशी मकान में छुपे बैठे हैं। जो ही उन्होंने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो जो सर्च पार्टी थी वो टारगेट हाउस की तरफ चल पड़ी। जो अंदर मिलिटेंट थे उन्होंने इस सर्च पार्टी पे फायर खोल दिया, जो एनकाउंटर में चेंज हुआ। हालांकि गोलियों के तबादले में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन मिलिटेंटों को जो है सरेंडर की अपील की, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। बाद में वो तीनों मारे जा चुके हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत दो जैश मोहम्मद के मिलिटेंट जो है उसमें मारे जा चुके हैं और घटनास्थल से 2 M4 कार्बन राइफल जो है वो बरामद हो चुकी है और वारलाइक एम्यूनिशन वहां से घटनास्थल से रिकवर हो चुका है। आपको बता दें कि अभी तक इन 5 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगभग कम से कम 8 मिलिटेंटों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पहला एनकाउंटर जो है वो कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल में हुआ और दूसरा एनकाउंटर श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स हारवन में और तीसरा एनकाउंटर कल कुलगाम के उखई इलाके में हुआ, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और आज चंदगाम पुलवामा में भी 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्स ये बता रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए, क्योंकि जैश मोहम्मद जो है बहुत कई सालों से जो है सरगर्म था और लेथपोरा अटैक में भी उनका हाथ जो है जैश मोहम्मद का ही हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकी भेजने की कोशिश कर रहा है, जिसको सेना लगातार नाकाम कर रही है। साल 2022 की शुरुआत के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की संख्या भी बढ़ गई है। नए साल की शुरुआती 5 दिनों में ही घाटी में अलग अलग जगहों पर 5 बार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। इस मुठभेड़ में अब तक 8 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिसमें लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 4 पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल हैं। 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है, उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटी है और आतंक के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में सेना ने करीब 950 आतंकियों को मौत की नींद सुला दी है, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 180 आतंकी छिपे हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट से घाटी में मौजूद आतंकवादियों में खौफ है, तो सीमा पार के आतंकियों की भी हर साजिश नाकाम हो रही है। 2017 के बाद से लगातार घुसपैठ में कमी आई है। पाकिस्तान के आतंकी कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं और जो भी दहशतगर्द घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मौत की नींद सुला दी जा रही है और घाटी को फिर से जन्नत बनाने की ओर सेना लगातार आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन आज है। पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की, बोले मुरली जी के साथ काम करना सौभाग्य की बात। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन, प्रधानमंत्री मोदी ने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की और कहा कि उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और साथ ही साथ कहा कि उनके साथ काम करना बेहद सौभाग्य की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जन्मदिन की बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी को, उनसे मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और कहा कि उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का आज जन्मदिन है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और जन्मदिन की बधाई दी। तो हम इंडिया के लोगों में आज इतना ही, लेकिन न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।